अरे बहू, तुझे अपना कमरा अच्छा तो लगा ना? वो क्या है ना, शादी से पहले ही हमने उसे पेंट करवाया है। हाँ माँ जी, अच्छा है कमरा। ये वाला मेरा कमरा है। वैसे तो हमारे घर में 3 ही कमरे हैं, ज्यादा बड़ा घर भी नहीं है, तो तू खुद भी देख सकती है। लेकिन मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुझे पूरा घर दिखा दूँ। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। सारे कमरे तो मैंने तुझे दिखा दिए। अब चल, मैं तुझे रसोई भी दिखा देती हूँ। फिर रेखा मीनाक्षी को रसोई में लेकर जाती है। ये है हमारी रसोई। अब ये घर, रसोई और परिवार सब कुछ तुझे ही संभालना है बहू। बता, कैसी लगी तुझे ये रसोई? रसोई तो बहुत ही गंदी है माँ जी। और आप लोग यहाँ पर खाना बनाते हो? बड़े बूढ़े लोग भी कहते हैं कि कुत्ता जहाँ भी बैठता है अपनी जगह साफ करके बैठता है, लेकिन आप लोग तो ऐसी गंदी रसोई में पता नहीं कैसे खाना बना लेते हो। तू ऐसे क्यों कह रही है बहू? मैं तो हर रोज रसोई साफ करती हूँ। और तू तो अभी नहीं आई है। माना कि मैं नहीं आई हूँ माँ जी, तो क्या मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ क्या? और माफ करना, लेकिन रसोई की इतनी गंदी हालत देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप ये रसोई कभी साफ भी करती होगी। कोई बात नहीं बहू, अगर तुझे ये रसोई गंदी लग रही है तो हम दोनों मिलकर वापस रसोई को साफ कर देते हैं। तो फिर इसमें इतना बोलने की क्या जरूरत है? अरे माँ जी, ऐसी रसोई का तो मैं पानी भी ना पीऊं। खाना बनाना तो दूर की बात है। अब चलिए, पहले तो हमें ये रसोई ही साफ करनी पड़ेगी। फिर दोनों सास बहू मिलकर पूरी रसोई की साफ सफाई करती हैं। अब हुई ना रसोई एकदम साफ सुथरी। देखिए माँ जी, हमारी रसोई कितनी चमक रही है। हाँ बहू, अब तो रसोई बहुत ही चमक रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि मैं रसोई को गंदा रखती थी। अरे मैं तो इसे हर रोज साफ किया करती थी। अरे माँ जी, आप अब भी वही बात लेकर बैठी हो। अरे आपको अब भी कोई सबूत चाहिए क्या? अब तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही है। आज मैंने रसोई साफ की है, तो खुद ही देख लीजिए, कितनी साफ लग रही है ये। पहले कभी आपको इतनी साफ लगी है क्या रसोई? और तो और हम दोनों ने ही कितना कचरा निकाला यहाँ से। हाँ बहू, शायद तू सही कह रही है। अच्छा चल, अब सबके लिए नाश्ता बना ले। मैं भी जरा नहा लेती हूँ। इन सब कामों के चलते मैं अब तक नहाई भी नहीं। मीनाक्षी का स्वभाव रेखा को काफी हैरान कर देता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती और अब सब कुछ मीनाक्षी ही संभालने लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद जब उनकी पड़ोसन रज्जो घर पर आती है, तभी, माफ करना रेखा, मैं तो तेरी बेटे की शादी में आ ही नहीं पाई। वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन अभी 2 से 3 दिनों से मुझे ठीक महसूस होने लगा है। इसीलिए मैंने सोचा कि तुझसे मिलने चली आओ। अरे रज्जो, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? सेहत सबसे ज्यादा जरूरी होती है, बाकी सब तो होता ही रहता है। हाँ रेखा, वो तो है। मैं तो आ गई, तो तू भी अपनी बहू को बुला। मैं भी तो देखूं कि तेरी बहू दिखती कैसी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुक, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, देख तो तुझसे कौन मिलने आया है। सास की आवाज सुनकर मीनाक्षी बाहर चली आती है। अरे वाह रेखा, तेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। सच में, ये तो बहुत ही सुंदर है। भगवान तुझे हर बुरी नजर से बचाए। वो सब तो ठीक है आंटी, लेकिन आप यहाँ पर ऐसे कैसे आ गई? मतलब, मैं कुछ समझी नहीं बहू। अरे बहू, ये हमारे पड़ोस में रहती है। तेरी शादी में नहीं आ पाई थी ना, इसीलिए अब आई है तुझसे मिलने। लेकिन माँ जी, इन्हें तो ये पता होना चाहिए ना कि अगर तुम किसी के घर पर जा रहे हो तो चप्पल बाहर ही उतारनी चाहिए। अभी अभी मैंने पूरा घर साफ किया है और ये अपने गंदे पैर लेकर आ गई। देखो, कितना कीचड़ लगा हुआ है। ये तो क्या कह रही है बहू? घर आए मेहमानों से ऐसे नहीं बात करते। माफ करना माँ जी,
लेकिन ऐसी ही बात करनी चाहिए ऐसे ढीठ मेहमानों से। ऐसे लोग अपने घर की तो अच्छे से सफाई करते हैं, तो फिर दूसरे का घर इतना गंदा क्यों करते हैं भला? और अच्छा ही हुआ जो आज मैंने इन्हें टोक दिया। कम से कम अगली बार से इन्हें याद तो रहेगा। ये तो क्या कह रही है बहू? बात करने का ये कौन सा तरीका है? अरे मैं तो यहाँ पर तुझसे मिलने आई थी, आशीर्वाद देने आई थी। लेकिन तेरी तीखी जुबान देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि तुझे किसी की आशीर्वाद की भी जरूरत है। खुद की गलती को छुपाने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि अपनी गलती दूसरों पर डाल दो। माना कि माची बहुत भोली है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आता है। रेखा और मुझ में आज तक कभी बहस नहीं हुई, लेकिन कहना पड़ेगा रेखा, तेरी बहू के रंग-ढंग देखकर तो अब यही लगता है कि तेरे घर की सुख शांति भंग हो गई है। अरे इतनी तीखी जुबान घर में अच्छी नहीं लगती, और अब तो मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। जय राम जी की। चलो अच्छा है जो आप में अब भी शर्म बची है, लेकिन इतना सुनने के बाद भी आप यहाँ से नहीं जा रही। खड़ी तो ऐसी हो जैसे कि आपका कुछ और भी सुनने का मन है। मीनाक्षी की ये बातें सुनकर रज्जो गुस्से में वहां से चली जाती है। ये सब क्या था बहू? हद होती है। अरे ये भी कोई तरीका था क्या बात करने का? अगर तुझे उसे चाय नाश्ता पूछने का मन नहीं था तो चल जाता, लेकिन घर आए मेहमानों से ऐसे कौन बात करता है? देखिए माँ जी, ये घर हमारा है, तो घर की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। और जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ, जो मैंने आपकी सहेली को सही समय पर समझा दिया। अब अगली बार से वो ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेगी। अपने आगे किसी का भी सुनने को मीनाक्षी राजी ही नहीं होती। रेखा भी शांत ही रहती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन मीनाक्षी के बर्ताव में कोई बदलाव ही नहीं आता। अरे वाह मीनाक्षी, आज का खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है। हाँ बहू, तभी तो इसने इतनी जल्दी खत्म कर दिया। हाँ माँ, मेरा तो पेट भर गया है। और मीनाक्षी, तुम्हारा भी खाना हो गया है, तो चलो कमरे में चलते हैं। वो मेरी वाली एक फाइल भी ढूंढ देना। ठीक है, आप आगे चलिए, तब तक मैं बर्तन रसोई में रख कर आती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद में मीनाक्षी कमरे में जाती है। अरे क्या मीनाक्षी, तुम भी? मैंने तुम्हें माँ के आगे कितने हिंट दिए, फिर भी तुम नहीं समझे। अरे कभी तो अपने पति को भी थोड़ा समय दिया करो ना। वैसे तुम्हें पता है, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। छी मयांक, आप नहाते नहीं हो क्या? आपसे कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे सुबह ही तो नहाया था मैं। और तुम इतना मुंह क्यों बना रही हो? अरे मुंह ना बनाऊं तो और क्या करूं मैं? आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी के पास जाओ तो कम से कम अपना शरीर साफ लेकर जाओ। लेकिन आपके शरीर में से तो कितनी गंदी बदबू आ रही है, जैसे पता नहीं कब से नहाए नहीं हो, और आ गई मेरे पास चिपकने। सॉरी मीनाक्षी, मुझे पता नहीं था कि मेरे शरीर से इतनी बदबू आ रही है। अब मैं ऑफिस में काम करता हूँ, और रास्ते में भी तो कितने पसीने आते हैं, और शायद इसीलिए इतनी बदबू आ रही है। हाँ तो आपको पहले नहाकर आना चाहिए था ना। बड़े आए रोमांस करने वाले। अब जाओ, पहले जाकर नहाकर आओ। अरे नहीं मीनाक्षी, मुझे बहुत नींद आ रही है। कल ऑफिस भी जल्दी जाना है, तो मैं तो अब सोने वाला हूँ। मीनाक्षी की तीखी बातें मयांक को काफी चुभती है, पर वो चाहकर भी उसे कुछ भी नहीं बोलता। फिर एक दिन, माँ जी, रसोई और घर का काफी सारा सामान खत्म हो गया है, तो क्या आज शाम को हम मार्केट चले क्या? हाँ बहू, मुझे भी एक दो साड़ियाँ लेनी है, तो आज शाम को ही चलते हैं हम। साथ में तेरे लिए भी शॉपिंग कर लेंगे। ठीक है माँ जी, तब तक मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। फिर शाम के समय दोनों सास बहू मार्केट चली जाती हैं। अरे भैया, कोई प्लेन साड़ी दिखाना, वैसी ही जैसी मैं हमेशा लेती हूँ। अरे माँ जी, क्या आप सच में यहाँ से साड़ी लेती हो? हाँ बहू, पैसे भी कम होते हैं और साड़ी भी ठीक ही होती है। ये वाली देख, कितनी अच्छी लग रही है ना।
तुझे भी कोई पसंद आए तो बता दे, तेरे लिए भी शॉपिंग यहीं से कर लेंगे हम। ओ प्लीज माँ जी, आपकी कितनी घटिया पसंद है। और आप अपनी पसंद मुझ पर तो थोपो ही मत। और आप यहाँ से साड़ी बिल्कुल नहीं लोगी। कितनी खराब क्वालिटी का माल है यहाँ पर। अरे बहू, थोड़ा तो सोच समझ कर बोल। घर में तो तू कुछ भी बोल देती है, लेकिन 4 लोगों के आगे कम से कम मेरी इज्जत तो रख ले। लोग हमें ही देख रहे हैं। लोग तो देखेंगे ही ना। अब आपकी पसंद जो इतनी खराब है, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आपको मुझे हर छोटी सी छोटी बात समझाने की नौबत क्यों आती है। पूरा घर गंदा रखती हो, कहीं से भी कुछ भी खाने पीने लग जाती हो। और अब तो हद हो गई है, साड़ी भी कहीं से भी उठा लेती हूँ। बस कर बहू, इतने सालों से मैं साड़ी यहीं से लेती आई हूँ। और जब मुझे ही कोई दिक्कत नहीं है, तो तू मुझे साड़ी लेने से मना क्यों कर रही है? क्योंकि मैं आपकी बहू हूँ माँ जी। और मैं मानती हूँ कि आप हर चीज में खराब हो, लेकिन आपको ठीक करना तो मेरा ही फर्ज है ना। अब चलिए यहाँ से, हम यहाँ से कुछ नहीं लेंगे। मीनाक्षी के इस बर्ताव के कारण रेखा को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। और फिर वो दोनों घर आ जाती हैं। और घर में भी मयंक और रेखा दोनों भी मीनाक्षी के ऐसे बर्ताव के कारण बहुत परेशान हो जाते हैं। मयंक बेटा, बहू कितना तीखा बोलती है। बाहर वाला हो या घर वाला हो, कहीं भी कुछ भी बोल देती है वो। अरे मुझे तो अब बहू के साथ रहने में भी डर लगने लगा है। कहीं फिर से उसने बाहर वाले के आगे बिना सोचे समझे अपनी तीखी जुबान चला दी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हाँ माँ, मुझे भी इसी बात का डर लगता है। मीनाक्षी भले ही सही बोलती है, लेकिन वो अपनी बात को जिस तरह से हमारे आगे रखती है, उससे हर कोई इंसान मीनाक्षी को ही गलत समझता है। हाँ बेटा, पर अब तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि बहू को समझाए तो समझाए कैसे। क्योंकि हम अगर उसे कुछ समझाने जाए तो वो फिर से कहीं हमें ही ना सुना दे। आप चिंता मत कीजिए माँ, क्या पता मीनाक्षी को खुद ही समझ आ जाए। जब तक हम खुद को रोक सकते हैं, हम यही कोशिश करेंगे कि मीनाक्षी को कोई कुछ भी ना बोले। अब क्या पता कहीं उसे हमारी कोई बात का बुरा लग गया तो। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। अब वो भी अपना घर छोड़कर आई है, तो उसे तो अपने मायके की याद आती होगी ना। और ऐसे में अगर हम उसे सुनाने लगे तो वो अकेला महसूस कर सकती है। उन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहां पर मीनाक्षी आती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी पिस्ता कुल्फी। और मयंक, आपके लिए मैंने रबड़ी कुल्फी बनाई है। ये फ्लेवर आप दोनों को पसंद है ना? हाँ बहू, लेकिन तू मार्केट कब गई? हमने तो तुझे बाहर जाते हुए देखा भी नहीं। अरे नहीं माँ जी, मैं मार्केट गई ही नहीं, बल्कि ये तो मैंने घर पर ही बनाई है, खास आप दोनों के लिए। दरअसल मैं कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल देती हूँ ना, उसी के लिए बनाई है मैंने। हमने तुझे गलत समझा बहू। देख रहा है ना बेटा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और बहू तो अपने आप से ही समझ गई। और देख, हमारे लिए उसने अपने हाथों से आइसक्रीम भी बनाई है। अरे माँ जी, आप लोग तो मेरा ही परिवार हो ना, तो मैं आप लोगों के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? वो तो है बहू। चल, अब जो हो गया सो हो गया। बीती हुई बातों को सोचकर इतना परेशान मत हो। अगर आप दोनों की बातें हो गई हो तो फटाफट से ये कुल्फी खा लेते हैं, वरना ये पिघल जाएगी। और इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। अरे हाँ बेटा, सही कहा तूने। बातों के चक्कर में हम तो कुल्फी खाना ही भूल गए। आजा बहू, तू भी हमारे साथ बैठकर कुल्फी खा ले। फिर वो तीनों साथ बैठकर कुल्फी खाते हैं। सब कुछ सही होने लगता है। रेखा और मयंक भी काफी खुश थे। फिर एक रात जब रेखा रसोई में जाती है, तभी, हे भगवान, मेरी तो कमर बहुत दर्द कर रही है। कल भी तो मुझे कितना सारा काम है। एक काम करती हूँ, हल्दी वाला दूध पीकर सो जाती हूँ।
अब उससे ही मुझे आराम मिलेगा। फिर उसके बाद रेखा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगली सुबह जब मीनाक्षी रसोई में आती है तब वो एकदम हैरान रह जाती है। माँ जी, मयांक, रसोई में आओ। मीनाक्षी की आवाज सुनकर मयांक और रेखा वहां पर आ जाते हैं। क्या हुआ मीनाक्षी, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ सब ठीक है? कल रात को रसोई में कौन गया था? वैसे मैं तो रसोई में ज्यादातर जाता ही नहीं, और कल तो तुम ही पानी लेकर आ गई थी, और फिर उसके बाद हम दोनों सो गए, इसीलिए मैं तो रसोई में बिल्कुल नहीं आया। माँ, आप आई थी क्या रसोई में? हाँ बेटा, मैं ही आई थी यहाँ पर। वो मेरी कमर कुछ ज्यादा ही दर्द कर रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर हल्दी वाला दूध पीने के लिए आई थी। लेकिन क्या हुआ है बहू, बता तो सही। देखिए माँ जी, आप अच्छे से जानती हूँ कि मुझे गंदी रसोई बिल्कुल भी नहीं पसंद, और वैसे भी सोने से पहले गंदे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। तो फिर आपने गंदे बर्तन क्यों छोड़े? दूध का पतीला और अपना ग्लास क्यों नहीं धोया आपने? अरे बता तो रही हूं मैं तुझे बहू, मेरी कमर बहुत ज्यादा दर्द कर रही थी, और आज तो मुझे पड़ोसन के घर भी जाना है कीर्तन के लिए। और कल अगर मुझ में उतनी ताकत होती तो मैं बर्तन कब का धो देती। लेकिन तू इतनी सी बात के लिए मुझे इतना क्यों सुना रही है? आपके लिए ये इतनी सी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। और अगर आप में बर्तन धोने की ताकत नहीं थी तो आप मुझे उठा देती ना, मैं आकर धो देती। आप तो मजे से दूध पीकर चली भी गई, लेकिन रसोई गंदी हो गई उसका क्या? अरे उसकी वजह से कॉकरोच भी घूमते हैं। ये तुम क्या कह रही हो मीनाक्षी? हमारे किचन में तो एक भी कॉकरोच नहीं है। अरे कॉकरोच नहीं है तो क्या हुआ? अगर रसोई को ऐसा गंदा रखोगे तो इसकी वजह से कॉकरोच आने में एक मिनट भी नहीं लगेगा, और उसी की वजह से बीमारियां भी आती हैं। अब आप ही मुझे बताओ माँ जी, अगर दूध का पतीला ऐसा छोड़ दिया जाए तो ये कॉकरोच के लिए पार्टी से कम होगा क्या? अरे आपको तो हमारी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे तो हम सबकी चिंता है। अरे बहू, तू तो अभी कुछ दिनों पहले ही आई है, और मुझे ये घर संभालते हुए इतने साल हो गए हैं। तो फिर तू ऐसा क्यों बोल रही है, जैसे कि मुझे किसी चीज का अनुभव ही ना हो? हो गई गलती, सबसे होती है। अब मैं भी तो इंसान ही हूं ना। हाँ मीनाक्षी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुम बात को क्यों बढ़ा रही हो? पर ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है जितना कि तुम इसका इशू बना रही हो। अरे बहुत बड़ी बात है, और आज तो मैं कुछ ज्यादा बोल भी नहीं रही, लेकिन आगे से कभी भी ऐसी गलती भूलकर भी नहीं होनी चाहिए। इस घर में मैं ही अकेली नहीं रहती हूँ जो हर एक चीज का ध्यान रखती बेटू। ये घर हम सबका है, इसीलिए घर की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। इतना सब तो बोल ही दिया है, अब भी अगर कुछ बोलने को बचा है तो वो भी सुना दे। वो भी क्यों बचा के रखा है? निकम्मी कही की। आपने कुछ कहा क्या माँ जी? अरे नहीं बहू, तेरे होते हुए इस घर में कहाँ कोई कुछ कह सकता है? तू ही तो है बोलने के लिए। बस कीजिए माँ जी, ताने मत दीजिए। मैं जो भी करती हूँ वो हम सबके भले के लिए करती हूँ। और मयांक, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? जाओ, जल्दी से ऑफिस जाओ। मीनाक्षी की ऐसी तीखी जबान के कारण अब घर में सब उससे डरने लगते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब मीनाक्षी से मिलने उसकी ननंद आती है, तभी सॉरी भाभी, मैं आपकी शादी में नहीं आ पाई। वो दरअसल मेरी एग्जाम चल रही थी, और अभी मेरा कॉलेज खत्म हो गया है, इसीलिए अब से मैं यहीं पर रहूंगी। अरे लेकिन तूने बताया क्यों नहीं कि तू आ जाने वाली है? मैं मयांक को भेज देती ना। अरे माँ, भैया तो वैसे भी काम में कितने बिजी रहते हैं, और मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए बिना बताए आ गई। चलो अच्छा किया। अब तक तो मैंने तुम्हारे बारे में बस सुना ही था, लेकिन आज तुमसे मिल भी लिया, और तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच भाभी।
वैसे आप भी बहुत प्यारी हो, लेकिन बेटा तेरा बैग कहाँ पर है? ओहो माँ, वो तो बाहर ही रह गया। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर प्रीति अपना बैग लेकर आती है और वो बैग से कपड़े निकालने लगती है। अरे प्रीति, ये तुम क्या कर रही हो? अपने कपड़े को यहाँ ऐसे क्यों निकाल रही हो? अरे भाभी, दरअसल ये सारे कपड़े गंदे हैं और मैं तो इसे बस 1 या 2 बार ही पहन चुकी हूँ, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ पर धोने के लिए लाई हूँ। छी प्रीति, कितनी गंदी हो तुम। अरे कोई इंसान ऐसे कैसे रह सकता है? अरे धोने के लिए तो तुमने अपने अंडरगारमेंट भी लेकर आई हो, वो तो कम से कम खुद से धो सकती थी ना तुम। ऐसे क्यों बोल रही हो भाभी? मैं हॉस्टल पढ़ाई करने के लिए जाती हूँ और एग्जाम की वजह से मुझे समय ही नहीं मिला, इसीलिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। माँ, अब धो दोगी ना मेरे कपड़े? अरे हद है प्रीति, तुम्हारे बैग में से तो कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे तुम वहां पर नहाती भी नहीं हो क्या? पता नहीं कैसी ननद मिली है मुझे, साफ सफाई नाम की कोई चीज भी नहीं है तुम्हारे अंदर। भाभी, अब आप ना। अरे प्रीति, अभी अभी आई है तू, थक गई होगी ना। जा, कमरे में जाकर आराम कर ले। और क्या तू भी बहू, आते ही शुरू हो गई। रेखा बात को आगे बढ़ने ही नहीं देती और वो झगड़ा वही खत्म कर देती है। फिर शाम के समय, ये क्या है मयांक, अगर छोटी से छोटी बात भी मुझे तुम्हें समझानी पड़ेगी क्या? तुमसे तो मैं परेशान हो गई हूँ अब। अरे लेकिन क्या हुआ है? ये देखो, ये गीला तौलिया तुमने बेड पर ही छोड़ दिया था। अरे कैसे हो तुम लोग? तुम्हारे अंदर तो बेसिक हाइजीन भी नहीं है। अरे बाबा, मैं तौलिया रखने ही वाला था कि तभी तुम्हारी माँ का फोन आ गया और मैं उनसे बात करने लगा, इसलिए मेरे दिमाग से ही निकल गया। हाँ हाँ, तुम तो बस बहाने पे बहाने ही देते रहते हो। तुम और तुम्हारी ये फैमिली दोनों भी एक जैसे ही हो। तुम क्या हो मीनाक्षी? अरे छोटी सी बात को भी रबर की तरह खींचती रहती हो। और अगर रख भी दिया तौलिया तो उसमें क्या बिगड़ गया? लेकिन मुझे ये नहीं पसंद, तो ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है क्या? जब से मैं इस घर में आई हूँ, हर दिन किसी न किसी को समझाती ही बैठती हूँ। पूरे घर की सफाई मैं अकेली ही करती हूँ। भगवान ने भी चुनकर मेरी किस्मत लिखी है। अरे तुम्हें तो बस ये लगता है कि बस तुम ही परेशान हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे कारण कितने लोग परेशान हो रहे हैं। अरे आज तक तुमने किसी से प्यार से बात की है क्या? हर वक्त बस गुस्सा करती रहती हो और कितनी बदतमीजी से बात करती हो। अरे जब मेरी बात किसी को समझ ही नहीं आती तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा फिर? हाँ हाँ, गुस्सा तो बस तुम्हें ही आता है ना, हम सब के अंदर तो कोई इमोशन ही नहीं है। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। हर कोई मीनाक्षी से कटा सा रहने लगता है, लेकिन फिर भी मीनाक्षी को वो खुद ही सही लगती है। क्या मस्त मूवी है। एग्जाम के बाद तो ऐसे मजा ही आता है। लेकिन प्रीति, ये तुम क्या कर रही हो? देखो, पूरा हॉल गंदा कर दिया तुमने। अरे नहीं नहीं, आपके घर वाले तो महान है ना, अब भी बोल दो कि मैं फालतू में ही समझाती हूँ। और प्रीति तुम, अरे तुम इंसान हो या जानवर हो? चलो माची तो पूरी हो रही है और मयांक को भी और भी काम होते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई काम धंधा भी नहीं है, इसीलिए बैठे बैठे मेरे काम बढ़ाती रहती हो। देखिए भाभी, मैं सुनने वालों में से नहीं हूं और मैं कौन सा ऐसा रोज रोज करती हूँ, बस आज ही तो किया है ना। और सच कहूं तो आपकी लाइफ बहुत बोरिंग है, इसीलिए आप इतना गुस्सा करती हो। कुछ भी मत बोलो प्रीति, और मुझे अब तुम्हारा कुछ भी नहीं सुनना है। चलो अब ये चुपचाप साफ करो। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली भाभी। अरे सुनकर तो मैं अपनी माँ की भी नहीं लेती, तो आप तो बहुत दूर की बात हो। और रही बात ये सफाई की, तो मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाली। तुम्हें साफ करना ही पड़ेगा, और अगर तुमने साफ नहीं किया तो जो बस में हो वो कर लो। अब तो मैं ये बिल्कुल भी साफ नहीं करूंगी। रुको, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें कि तुम घर की सफाई कैसे नहीं करोगी।
अरे रुक जाओ मीनाक्षी, घर ही तो साफ करना है ना, मैं कर देता हूँ। लेकिन उसके लिए लड़ाई झगड़ा मत करो। ठीक है मयांक, अब तुम इतना कह रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं कहती हूँ वैसा ही करो। पूरे घर को अच्छे से साफ करो। अब मयांक पूरे घर को साफ करता है और मीनाक्षी उसे अपने इशारों पर नचाने लगती है। ऐसे ही एक दिन, अरे माँ जी, जरा मौसम तो देखो, लगता है आज तूफान आने वाला है। हाँ बहू, जोरों की बारिश भी हो सकती है। हाँ माँ जी, आप एक काम करो, घर की सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दो। तब तक मैं छत से कपड़े लेकर आती हूँ। फिर रेखा घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर देती है और कुछ ही देर बाद आंधी और तूफान आता है। ये क्या है माँ जी? मैंने आपको बोला था ना कि दरवाजे और खिड़की बंद कर देना, लेकिन आपने मेरी बात अनसुनी कर दी। अरे आप सब तो बस ऐसे ही काम करते हो, और इस पर मैं अगर कुछ बोलने जाऊं तो मेरी ही जुबान तीखी लगती है। ये तो क्या कह रही है बहू? मैंने तो सारी खिड़कियां बंद की थी, लेकिन शायद कुंडी लगाना भूल गई और इसी वजह से धूल और मिट्टी अंदर आ गई। वाह माँ जी, अरे आपने तो ये सब कितने आराम से कह दिया, लेकिन घर की सफाई करने में मुझे कितनी दिक्कत होती है ये तो बस मुझे ही पता है। अरे भाभी, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? अब मौसम अचानक से बदल गया तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे तुम तो चली ही जाओ यहाँ से। बस बात बात में मेरी ही गलती बताती रहती हो। पहले खुद को देख लो, तुमसे तो एक भी काम ढंग से नहीं होता। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब रेखा शॉपिंग करके घर लौटती है, तभी मीनाक्षी बहू, प्रीति बेटा, ये देखो, मैंने तुम दोनों के लिए कपड़े लाए हैं। मुझे पहले से पता था माँ कि आप मेरे लिए कपड़े जरूर लेकर आओगी। ऐसा कभी हुआ है क्या कि आप शॉपिंग के लिए जाओ और मेरे लिए कुछ ना लेकर आओ? हाँ बेटा, वो तो है, लेकिन अब मेरी सिर्फ एक ही बेटी नहीं है, अब तो मेरी दो दो बेटियां हैं। इसीलिए मुझे अब अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोचना पड़ता है। बताओ तो, ये कपड़े तुम दोनों को कैसे लगे? क्या माँ, आप तो मुझे भूल ही गई हो। सारा ध्यान तो आपका बस बहू और बेटी पर ही रहता है। मुझसे तो आप प्यार ही नहीं करती। क्या तू भी बेटा कुछ भी बोलता रहता है? और तुम दोनों ऐसे शांत क्यों खड़ी हो? जल्दी बताओ कि ये कपड़े तुम्हें कैसे लगे? वाह माँ, ये सूट तो बहुत ही अच्छा है और मुझे तो इसका कलर बहुत पसंद आया। आपको अच्छे से पता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। वाह माँ जी, अरे आप थकती नहीं हो क्या? इतना नाटक करती हो। अब क्या हो गया बहू? बर्तन, झाड़ू, तौलिया सब कुछ अपनी जगह पर तो है, तो फिर भी तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अरे आप तो बस बड़ी बड़ी बातें ही कर सकती हो, लेकिन आपकी सोच तो एकदम छोटी है माँ जी। अपनी बेटी के लिए तो आप सूट लेकर आई हो और मेरे लिए साड़ी। अरे मेरे लिए भी आप सूट ला सकती थी ना। ऐसी बात नहीं है बहू, अब तेरी शादी हो गई है, इसीलिए तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। और प्रीति तो कॉलेज जाती रहती है, इसीलिए उसके लिए मैं सूट लेकर आई हूँ। पर तुझे पता है, तेरी ये साड़ी तो सूट से भी कई ज्यादा महंगी है और कितनी अच्छी भी है। लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि तुझे इस बात का बुरा भी लग सकता है। और भाभी, माँ आपके लिए कितने प्यार से ये कपड़े लेकर आई है, तो आपको उनकी थोड़ी इज्जत करनी चाहिए। हाँ हाँ, जैसे माँ जी तो मेरे बारे में बड़ा सोचती रहती है, जो मैं उनके बारे में इतना सोचूं। बहू और बेटी में फर्क माँ जी ने किया है और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आप ऐसी निकलोगी माँ जी। जितनी सीधी आप दिखती हो उतनी हो नहीं। बस करो मीनाक्षी, जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रही हो तुम। थोड़ा सा भी दूसरों के बारे में नहीं सोचती तुम। अरे अगर माँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाती तब भी तुम उन्हें सुनाती, लेकिन अब वो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई है तो उसके बावजूद भी तुम माँ को ही सुना रही हो। मैं तो अब बाहर वाली हूं ना, तो आप तो अपनी माँ का ही साइड लोगे। मेरे बारे में क्यों सोचोगे आप? बस कर बहू, शांत हो जा।
गलती हो गई मुझसे, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन अगली बार से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सही गलत का अंतर बिना देखे ही मीनाक्षी सबको सुना देती है और ये सब रेखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। नमस्ते बहन जी, कैसी हो आप? नमस्ते समधन जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, कैसे है वहां पर सब? मेरी बेटी ठीक तो है ना? हाँ समधन जी, वैसे तो सब ठीक ही है, लेकिन आपकी बेटी काफी तीखा बोलती है। वैसे मैं शिकायत नहीं लगा रही, पर मैं उसे समझा समझा कर थक चुकी हूँ। इसलिए आप ही उससे बात कर लीजिए। क्या पता वो आपकी बात सुन ले। आप चिंता मत कीजिए समधन जी, मैं बात करती हूँ मीनाक्षी से। फिर कुछ ही देर बाद में मीनाक्षी गुस्से में सीधा अपनी सास के पास आती है। अरे बहू, तू यहाँ पर क्या कर रही है? कुछ काम था क्या तुझे? ये नाटक बंद कीजिए माँ जी। अरे मैंने आप जैसी औरत कहीं नहीं देखी। एक औरत होकर दूसरी औरत को नीचा कैसे दिखा सकती हो आप? अरे आपकी जैसी सास होने से अच्छा तो यही होता कि मेरी कोई सास ही नहीं होती। ये आप क्या कह रही हो भाभी? आप माँ से ये कैसी बातें कर रही हो? आपको थोड़ी भी तमीज नहीं है क्या? अरे तुम्हारी माँ ने काम ही ऐसे किए हैं, तो मैं ही क्या, कोई भी इन्हें यही बोलेगा। और माँ जी, आपने मेरी माँ को फोन करके मेरी शिकायत क्यों की? अरे नहीं बहू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे आप क्या मुझे पागल समझती हो क्या? आपने अपनी गलतियां तो कभी नहीं देखी, लेकिन मेरी तीखी जबान से आपको बहुत चिढ़ मचती है। ऐसा नहीं है बहू, मैंने तो बस ये कहा था कि तू कुछ ज्यादा ही बोलती है और बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचती। देखिए माँ जी, मैं सोच समझकर शहद में डुबाकर बात नहीं बोल सकती। जो बोलती हूँ वो सच बोलती हूँ। और आपको शर्म नहीं आती क्या? भला अपनी ही बहू की कोई ऐसे शिकायत करता है क्या? बस कीजिए भाभी, कब से आप माँ को क्यों सुनाई जा रही हो? अरे एक बार माँ की पूरी बात तो सुन लो कि वो आखिर क्या कहना चाहती है। तुम तो इसमें कुछ भी मत बोलो प्रीति। जब तुम्हारी सास तुम्हारी शिकायत माँ से करने आएगी ना, तब पता चलेगा कि कैसा लगता है। और माँ जी, आप एक औरत हो, माँ हो, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी हरकत करते हुए आपको शर्म कैसे नहीं आई? देख बहू, तू चाहे तो अपनी माँ से पूछ ले, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। एक दो बात ऊपर नीचे हो गई होगी, लेकिन मैंने तो तेरी तारीफ ही की है। आप तो रहने ही दो माँ जी, मैं सब जानती हूँ। आप मेरी माँ से बुराई कर रही थी। अरे वो तो अच्छा हुआ जो आज मैंने माँ को हालचाल पूछने के लिए फोन कर दिया, और तभी मुझे आपकी इस सच्चाई का पता चल गया। वरना तो मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता कि आप मेरी माँ से मेरे पीठ पीछे चुगली करती हो। बस कर बहू, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई चुगली नहीं की है। देख, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं करना तो मत कर, लेकिन कम से कम अपनी माँ से तो पूछ ले। तुझे उनकी बातों पर तो विश्वास हो जाएगा ना। अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी। आपकी ये चालाकियां मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। अगर आपके सामने मैं अपनी माँ को फोन करूंगी तो वो आपकी ही साइड लेगी ना। अरे आपकी वजह से आज पहली बार मुझे मेरी माँ ने सुनाया है। वैसे तो शादी के बाद घर परिवार सब बदल जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे ऐसा भी परिवार मिल सकता है। बस कर बहू, तो खामखा मुझे इतना क्यों सुना रही है? अरे तुझे इस घर में आए कितने दिन हो गए हैं? तू हमारे साथ कब से रह रही है? तो तू ही सोच के बता, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं तेरी शिकायत करूंगी? अरे मैंने तो तुझे अपनी बेटी की तरह माना है। अरे आपने तो बस दुनिया वालों की नजर में अच्छा बनने के लिए मुझे अपनी बेटी कहा है, लेकिन असल में तो आपने मुझे अपनी बेटी कभी नहीं माना। तभी तो मुंह उठाकर मेरी शिकायत कर दी आपने। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ कि आपको मुझसे जो भी परेशानी है वो आप आकर मुझे बताओ। और अगर आज के बाद मेरी माँ को फोन करके कुछ भी कह दिया वो अच्छा नहीं होगा माँ जी। बस कीजिए भाभी, आप मेरी माँ को धमकी दे रही हो।
अरे कभी कभी अपनी भी गलती मान लिया करो ना। हर बार आप ही सही नहीं हो सकती। तू तो चुप ही बैठ प्रीति। ये सास और बहू के बीच की बात है, इसीलिए तुम्हारा चुप रहना ही बेहतर होगा। अरे तुम लोग घर को कितना गंदा रखते हो। वो तो अच्छा है कि साफ सफाई मैं करती हूँ, वरना तो तुम लोग किसी गंदे कॉकरोच की तरह रहते हो। मीनाक्षी की बातें रेखा को सीधे तीर की तरह चुभती है। फिर कुछ दिनों के बाद जब सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं, तभी अरे तुम कौन हो और सीधा घर में कैसे घुसी आ रही हो? अरे मैं काम वाली है मैडम, और मुझे बुलाया गया है, इसलिए मैं आई है, और इसे मैंने ही बुलाया है। तुम लोगों से तो घर की साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं होती, और मैं अकेले सारा काम कब तक करती रहूंगी, और इसीलिए मैंने इस काम वाली को रखा है। चलो अच्छा है बहू, अगर काम वाली की वजह से हमारे घर में शांति बनी रहेगी तो हमें उससे कोई एतराज नहीं है। काम वाली बबली के आने के बाद घर के माहौल में थोड़ा बदलाव आने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब घर के सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, तभी ओफो प्रीति, ये क्या मैनर्स है? दाल लेनी है तो तरीके से निकालनी चाहिए ना। अब देखो, आधी दाल तो तुमने नीचे ही गिरा दी। अरे भाभी, अब मैंने ये जानबूझकर थोड़ी ना गिराया है, गलती से गिर गया ना। अरे तुम लोग तो एकदम गवार हो, कोई मैनर्स नहीं है तुम में। जब भी मैं तुम लोगों के साथ खाना खाने बैठती हूँ, तब तो मेरे गले के नीचे निवाला तक नहीं उतरता। अरे मेम साहब, इतनी सी बात के लिए इतने किचकिच काय को कर रही हो? मैं किस लिए है, मैं कर देगी ना साफ। और खाना खाते समय थोड़ा नीचे गिरना अच्छा ही होता है। कहते हैं कि उसी बहाने चींटियों को भी खाना मिल जाता है। देखो बबली, तुम ज्यादा बकवास मत करो, और ये हमारे घर की बात है। अरे हमारे घर में तो किसी को भी मैनर्स नहीं है, इसीलिए तुम तो चुप ही रहो। और हाँ, खाना बनाने से पहले हाथ को अच्छे से साफ कर लेना, फिर उसके बाद ही खाना बनाना। टेंशन नको मेम साहब, मैं अच्छे से अपने हाथ साफ करेगी। देख लो माँ जी, एक तरफ आप लोग हो और एक तरफ ये नौकरानी बबली है, और इसे भी साफ सफाई का असली मतलब पता है, लेकिन आप लोग तो एकदम गवार हो। बस करो मीनाक्षी, तुम बबली के आगे हम सबको नीचा कैसे दिखा सकती हो? अगर मैं बबली के आगे तुम लोगों को नीचा दिखाऊंगी, शायद तभी जाकर तुम लोगों को शर्म आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों को देखकर तो यही लगता है कि आप में शर्म नाम की तो कोई चीज नहीं बची है। मीनाक्षी की बदतमीजी और उसकी जबान का कड़वापन अब हर दिन बढ़ता ही जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब मीनाक्षी सब्जियां लेकर घर आती है, तभी हैप्पी बर्थडे। अरे वाह, आप सबको मेरा बर्थडे याद था? थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे मेम साहब। आपको पता है, आपके घर वालों ने बहुत ही मेहनत से ये घर सजाया है। हाँ मीनाक्षी, भले ही घर में कैसा भी माहौल क्यों ना हो, लेकिन तुम हम सब के लिए बहुत जरूरी हो, तो फिर हम तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? अरे बस बस, बातें बाद में कर लेना। चलिए भाभी, पहले केक कट करते हैं। सीरियसली, ये मेरा बर्थडे केक है? हाँ बहू, ये मैंने खुद ने बनाया है। तुझे बाहर का कुछ भी खाना पीना पसंद नहीं है ना, इसीलिए मैंने खुद घर पर ही अपने हाथों से बनाया है। और हाँ, साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा है। तू खा कर देख, तुझे बहुत पसंद आएगा। प्लीज माँ जी, मैं ये केक बिल्कुल नहीं खा सकती। ये अच्छी बात है कि आप सबको मेरा बर्थडे याद था, और मैं इसके लिए बहुत खुश भी हूँ, लेकिन थोड़ा तो सोचते ना, ये किस तरह के बलून लगाए हैं? सब अलग अलग कलर के हैं, एकदम सतरंगी टाइप के। अरे थीम नाम की भी कोई चीज होती है ना, और आप सबको क्या हो गया है? थोड़ा तो तैयार होकर आते ना। अरे भाभी, हम सब तो तैयार होने जा ही रहे थे, लेकिन आप ही बाजार से जल्दी आ गई। अच्छा, तो इसमें भी मेरी ही गलती है। अरे बर्थडे मेरा है, मेरे लिए प्लान बनाया था ना, तो आप लोग अपना दिमाग नहीं लगा सकते क्या?
और इस नौकरानी को मेरे बर्थडे में क्यों शामिल किया है? ये तो क्या कह रही है बहू? ये भी हमारे परिवार की तरह ही है। रोज इसका आना जाना रहता है, तो हमें भी इससे कितना लगाव हो गया है। सच में माँ जी, आपकी सोच तो कितनी छोटी है और आप लोग इस सोच से कभी ऊपर नहीं आ सकते। अरे ये एक नौकरानी है, हमारे घर में काम करने आती है, तो इसे सर पर चढ़ाने की क्या जरूरत है? छोड़ो, मुझे तो अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। हो गया मेरा बर्थडे। मीनाक्षी किसी की भी भावनाओं की कदर ही नहीं करती। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, लेकिन घर का माहौल रोज इसी तरह खराब होने लगता है। ऐसे ही एक दिन, आइए दीदी, सफर में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई। मयांक जो स्टेशन लेने आया था। अरे बुआ जी, आपकी चप्पल कहाँ पर है? चप्पल तो मैंने बाहर ही उतार दी। अब घर में चप्पल पहनकर आना अच्छा थोड़ी ना लगता है। और मुझे मेरा कमरा बता दो, क्योंकि मैं पहले नहाना चाहती हूँ। पता नहीं रास्ते में कैसे कैसे लोग थे, ट्रेन में भी कितनी भीड़ थी, इसीलिए नहा लूंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मीनाक्षी को गुड्डन का स्वभाव काफी अच्छा लगता है। अरे रेखा भाभी, ये बिस्तर पर इतनी धूल क्यों जमा है? नीचे भी तेल गिरा पड़ा है। हाँ, वो अभी तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ है ना, इसलिए इतना गंदा है। अरे तुम लोग भी हद करते हो, साफ सफाई पहले करनी चाहिए ना। पर कोई बात नहीं, घर पर मेहमान होते हैं तो वैसे भी 100 काम रहते हैं। हाँ दीदी, वो तो है। अरे आप भी किसे बता रही हो बुआ जी? माँ जी से तो साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं होती, इन्हें तो बस बहाने देना आता है। तूने बिल्कुल सही कहा, ये तो बिल्कुल ही आलसी है। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है कि रेखा साफ सफाई नहीं करती, बल्कि वो तो जो कोई भी काम करती है वो एकदम अच्छे से करती है। ऐसा है क्या? वैसे आपको पता है बुआ जी, अब तक माँ जी ने मुझे जितने भी लोगों से मिलवाया है वो सब ऐसे ही है, एकदम गंदगी में रहते हैं, घर को भी कितना गंदा रखते हैं। लेकिन माँ जी को उससे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि माँ जी खुद भी एकदम गंदगी मचाती रहती है। तो आप तो उल्टा बोल रही हो। पता नहीं पहले काम करती होगी, लेकिन अब तो इनसे कोई काम नहीं होता, बस बहाने देती रहती है। अरे मेम साहब, आप अम्मा जी के लिए ऐसा क्यों कह रही हो? अब उन्हें भी ऐसा रहना अच्छा थोड़ी ना लगता है। एक वक्त के बाद शरीर भी जवाब दे देता है, लेकिन फिर भी अम्मा जी से जितना होता है वो उतना करती है। तू तो चुप ही रहे बबली। अरे कितनी बार समझाऊं तुझे मैं कि हमारे घर के मामले में ज्यादा टांग मत डाला कर। सामने बुआ जी बैठी है मेरे, और वो आती ही कैसे हर चीज को देखने परखने लगी है, लेकिन माँ जी से तो वो तक नहीं होता। अरे बहू, तू जो कुछ भी कह रही है वो सब ठीक होगा, लेकिन ये सब तू मुझे क्यों बता रही है? भले ही मैं तेरी बुआ हूँ, लेकिन हूँ तो बाहर वाली ही ना। तो तू अपने ही घर की बुराई मेरे आगे क्यों कर रही है? क्योंकि आप तो एकदम मेरी तरह हो बुआ जी, और ऊपर से आप माँ जी की उम्र की हो। इसीलिए मैं सोच रही थी कि इसी बहाने माँ जी को भी आईना दिखा दूं कि अगर वो खुद भी घर को साफ रखना चाहती है तो वो ये काम कर सकती है, लेकिन बस वो ये करना नहीं चाहती। बस कर बहू। अरे जिस तरह से तू अपनी सास की बुराई कर रही है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि घर को भले ही तो गंदा नहीं रख सकती, लेकिन रिश्तों में सफाई रखना तो नहीं जानती। ये आप क्या कह रही हो बुआ जी? मैंने तो आपकी तारीफ की है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मुझे उल्टा कुछ भी बोलती जाओ। मैं नहीं बहू, तू ही कुछ भी बोल रही है। अरे तेरी सास की शक्ल देख, कैसे शर्म से नजर झुका रही है वो। गुड्डन की बातें सुनकर मीनाक्षी का मुंह बन जाता है, लेकिन अकड़ अब भी वही थी। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे क्या हुआ बहू, यू बाल्टी क्यों पटक रही है तू? मैंने कूड़े वाले को कितनी बार कहा है कि सुबह के समय टाइम पर कूड़ा लेने आया करे, लेकिन वो मेरी एक भी बात नहीं सुनता। हर बार वो शाम में ही आ जाता है। अरे बहू,
उसे शाम में आने के लिए मैंने ही कहा था। दरअसल उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे घर भी देखना होता है। इसीलिए मैंने ही कहा कि तू शाम में ही आया कर। सच में माँ जी, आपकी अक्ल तो घुटनों में ही है। अरे शाम में तो हम सब नहा चुके होते हैं, तो ऐसे में कूड़े की बाल्टी को हाथ कौन लगाता है। और आप भी एक नंबर के बेवकूफ हो जो आप उसकी बातों में आ गई। ऐसी बात नहीं है बहू, मैं किसी की बातों में नहीं आई हूँ। उसकी मजबूरी है वो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा माँ जी कि आपका दिल इतना पिघलता है या फिर आपको महान बनने का शौक है। अरे नहीं मेम साहब, अम्मा जी बिल्कुल सही कह रही है। वो कोडे वाला मेरे ही घर के पास रहता है और वो सच में काफी परेशान है। देखिए, मुझे किसी की मजबूरी से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर वो आदमी कल सुबह नहीं आएगा तो उसका यहाँ से दाना पानी उड़ जाएगा। अब मीनाक्षी की वजह से कूड़े वाले को सुबह आना ही पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जब सब अपने कमरे में बैठे होते हैं, तभी जाओ मयंक, दवाई खाकर आओ। नहीं मीनाक्षी, बाहर जाने की मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं है। तभी मयंक वॉशरूम की तरफ जाने लगता है और बीच में ही मयंक उल्टी कर देता है। छी मयंक, अरे क्या है ये सब? इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? अब मैं इसे साफ नहीं करने वाली, खुद ही साफ करो ये। तभी वहां पर मीनाक्षी की माँ जया आती है और वो उसे थप्पड़ लगाती है। अरे कैसी इंसान है तू? मैंने ही तुझे सर पर चढ़ा रखा था। सारी गलती मेरी ही है। अगर ये थप्पड़ मैंने तुझे बचपन में ही मार दिया होता तो शायद आज तेरी हरकतों में सुधार आता। लेकिन माँ, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, इसीलिए मैंने तुझे थप्पड़ मारा है। अरे कैसी इंसान है तू? अपने पति की ऐसी हालत में भी तू उसका साथ नहीं दे रही, उसे समझ भी नहीं रही तू। अरे तेरी अंदर की इंसानियत मर गई है क्या? लेकिन आप मुझे क्यों सुना रही हो माँ? और घर में वॉशरूम किस लिए है? जब मयंक को अपनी तबीयत इतनी ही खराब लग रही थी तो उसने दवाई क्यों नहीं खाई? बस कर मीनाक्षी, वरना थप्पड़ मार मार कर ये जो तेरा फालतू का भूत है ना, उसे मैं पूरी तरह से उतार दूंगी। अरे उसकी तबीयत खराब है और अगर तुझे उसकी इतनी ही फिक्र है तो अपने पति की देखभाल करती ना। और मयंक बेटा, माफ कर दे मुझे। पता नहीं मेरी बेटी की वजह से आप सबको क्या क्या सहना पड़ता है। अरे नहीं समधन जी, आप माफी क्यों मांग रही हो? और बहू, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? नौकरानी तो रखी है ना काम पर। नहीं नहीं मेम साहब, मैं झाड़ू कटका करती है, ये उल्टी वगैरह में नहीं साफ करेगी। देख मीनाक्षी, माफी तो तुझे मांगनी ही पड़ेगी। अरे मैं यहाँ पर बस तुझसे मिलने आई थी, लेकिन यहाँ का हाल देखकर मुझे यहाँ से शर्मिंदा होकर जाना पड़ रहा है। पर जाते हुए मैं तुझे एक बात बड़ी ही प्यार से समझा रही हूँ। ये तेरा परिवार है और ये कोई जेल के कैदी नहीं है जो जब तू मन चाहे इन पर हंटर मारती रहे। घर में सबको यही लगता है कि अब शायद मीनाक्षी में सुधार आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मीनाक्षी नहीं सुधरती। बबली, प्रीति, माँ जी, कहाँ पर हो आप सब? जल्दी से यहाँ पर आओ। क्या हुआ भाभी? मैं 2 घंटे पहले छत से कपड़े लेकर आई थी, तो आप में से किसी की नजर नहीं गई क्या इस पर? इसे मोड़कर अलमारी में रख देते तो क्या जाता आपका? लेकिन बहू, ये सब तू हमें क्यों बोल रही है? अरे तूने ही नौकरानी रखी है ना, तो जाकर उसे बोल। ये क्या है बबली, तुम यहाँ पर मुफ्त की तनख्वाह लेने आई हो क्या? क्योंकि घर के काम तो तुमसे होने से रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं तुम्हारी पूरी तनख्वाह काट लूंगी। बस कीजिए भाभी, ये भी एक इंसान ही है और ये काम तो करती ही है ना, तो फिर आप किसी गरीब से उसकी मेहनत के पैसे कैसे ले सकती हो? तुम तो चुप ही रहो प्रीति, इसे घर में काम करने के लिए रखा है, लेकिन ये बबली काम छोड़कर बस पूरे घर में मटकती रहती है। कुछ भी नहीं होता इससे तो। बस हाँ मेम साहब, मैं कुछ नहीं बोल रही, तो आप भी कुछ भी मत बोलो।
जब देखो तब किटकिट किटकिट किटकिट। अरे मुझे ऐसे घर में काम ही नहीं करना। अरे आज तक मैं 12 घर में काम कर चुकी हूँ, लेकिन किसी ने भी मेरी शिकायत तक नहीं की। अरे आपसे तो आपका परिवार भी परेशान है, फिर मैं किस खेत की मूली है। अरे रख लो मेरी तनख्वाह। आप तनख्वाह नहीं देगी तो मैं मर नहीं जाएगी। इतना सुनाकर बबली वहां से चली जाती है और मयांक भी ये सब देख लेता है। ये सब क्या चल रहा है मीनाक्षी? अरे हम समझ नहीं पा रहे कि आखिर तुम्हारी जबान इतनी तीखी क्यों है और तुम्हें आखिर क्या चाहिए। तुम्हारे बर्ताव से तो ये साफ समझ आता है कि तुम्हें अपने परिवार की बिल्कुल भी कदर नहीं है। मीनाक्षी की हरकतों से तंग आकर अब उसके घर में सब उससे बात करना बंद कर देते हैं। ये सब क्या चल रहा है मयांक? सब लोग मुझे ऐसे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? मैं भी तो इसी परिवार का हिस्सा हूं ना। अरे हमने तो तुम्हें कब का इस परिवार का हिस्सा मान लिया है, लेकिन तुमने ही हमें तुमसे अलग होने पर मजबूर किया है। अब जो हुआ सो हुआ ना। कितनी दिन उसी बात को लेकर बैठोगे? और ये क्या, तुमने अपनी शौक जमीन पर क्यों फेंकी है? अरे यही गलती है तुम्हारी, और अब हम सब में तुम्हें समझाने की हिम्मत ही नहीं है, और ना ही अब तुम्हारी तीखी बातें हम सुन सकते हैं। मीनाक्षी से कोई बात नहीं करता और ये बात मीनाक्षी को काफी खलने लगती है, लेकिन अब भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे कांचन, तू यहाँ पर, वो भी इतने दिनों के बाद? हाँ मीनाक्षी, दरअसल मेरी शादी तय हो गई है और मैं यहाँ पर तुझे अपनी शादी का इनविटेशन देने आई हूँ। वाह यार, मैं तो तेरे लिए बहुत खुश हूँ। चल अब मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। फिर जब कंचन चाय पीने के लिए कप उठाती है कि तभी उसके हाथ से कप गिर जाता है। आई एम सॉरी मीनाक्षी, वो गलती से कप गिर गया। तभी वहां पर रेखा आती है। अरे बहू की दोस्त हो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम तुझे कुछ भी ना कहे। अरे तुम में तमीज है कि नहीं? किसी के घर पर आते हो तो कप ऐसे उठाते हैं क्या? माफ करना आंटी जी, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं गिराया कप। अरे जानबूझकर नहीं गिराया का क्या मतलब है? अगर तुम्हें कप उठाना ही नहीं आता तो उठाया क्यों तुमने? गवार हो क्या? तुम्हारे घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं क्या तुम्हें? बस कीजिए आंटी जी, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। माना कि मुझसे गलती हुई है और वो सबसे हो जाती है, और अभी मुझसे भी हो गई, तो इतनी सी बात के लिए आप कितना सुना रही हो मुझे? और रही बात इस कप के टूटने की, तो मैं इसके पैसे दे दूंगी। कप की बात नहीं है। अरे बात तो यहाँ पर तमीज की है। जाहिलों वाली हरकत करके पैसों का रोब दिखा रही हो तुम मुझे। देखो बेटी, तुम्हारे घर में ये गंदगी वगैरह चलती होगी, लेकिन हमारे घर में ये सब बिल्कुल भी नहीं चलता। ये सब क्या है मीनाक्षी? तेरी सास मुझे इतनी सी बात के लिए कितना सुना रही है, और तू भी उनकी सारी बातें सुन के ले रही है। अरे अपनी सास को कुछ बोलोगी नहीं क्या? अरे ये क्या मुझे बोलेगी? इसे खुद को ही ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। गवार लोगों से भी कई ज्यादा गई गुजरी हो तुम तो। एक तो तुमने गलती की है, उस पर अब तुम मुझे अकड़ भी दिखा रही हो। बस बहुत हो गया आंटी जी, मैं यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आई थी। मैं तो यहाँ पर मीनाक्षी को अपनी शादी में बुलाने के लिए आई थी, लेकिन अब तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तू अब मेरी शादी में आए। इतना कहकर कंचन गुस्से में वहां से चली जाती है। ये सब क्या था माँ जी? मेरे दोस्त से बात करने का ये कौन सा तरीका है? अरे कोई तमीज नहीं है क्या आप में? मैंने तो वही किया बहू जो तू हमेशा से करती आई है, और कोई तुझसे बात करे या ना करे इससे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। और उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगली बार से वो ऐसा कभी नहीं करेगी। अपनी सास को पलटकर जवाब देने के लिए मीनाक्षी के पास अब कुछ भी नहीं था, जिस कारण वो चुप हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद मीनाक्षी अपने कमरे में जब आराम कर रही होती है, तभी हे भगवान, अब तक तो मेरा सर दर्द बंद ही नहीं हुआ। जी भी मचल रहा है मेरा, और पेट भी कितना दर्द कर रहा है।
अभी थोड़ी देर पहले ही दवाई खाई थी, अब दोबारा दवाई खा लेती हूँ, कहीं ज्यादा तबीयत ना खराब हो जाए। पर ठीक भी कहाँ हो रही है, जाने दो, खा ही लेती हूँ मैं दवाई। फिर मीनाक्षी दवाई खा लेती है और तभी प्रीति वहां पर आती है। अरे भाभी, आपके कमरे में से कितनी गंदी बदबू आ रही है और आपका बाथरूम भी कितना गंदा है। जहां तक मुझे पता है, आप तो हमेशा सफाई के लिए एक झाड़ू लेकर खड़ी रहती हो ना, तो अब क्या हुआ? अरे इससे अच्छा कमरा तो मेरा और माँ का रहता है। तुम्हें तो पता ही है ना प्रीति कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, फिर तुम मुझसे ये कैसी बातें कर रही हो? जरा हालत तो देखो मेरी, ऐसे में मैं कोई काम कैसे कर सकती हूँ? तबीयत खराब हो गई तो क्या हुआ, ये तो बहुत मामूली बात है। अगर आपकी तबीयत खराब है और आप ऐसे गंदगी में रहोगे तो आपकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। हाँ प्रीति, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन तुम तो देख ही रही हो ना कि मैं अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही। एक काम करोगे क्या? प्लीज मेरा ये कमरा और बाथरूम साफ कर दो ना। नो वे भाभी, मैं ये सब बिल्कुल नहीं कर सकती। अब आपकी तबीयत खराब है तो मैं इसमें काम क्यों करूं भला? आप तो पहले दवाई खाओ और ठीक होके खुद के काम खुद ही करो, क्योंकि ये सारे काम मुझसे तो बिल्कुल नहीं होने वाले। मैंने दवाई ले ली है, शायद थोड़ी देर में असर करेगी। अब थोड़ी देर में असर करे या ना करे, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये आपका काम है। और हाँ, आपके 3 दिन से गंदे कपड़े भी पड़े हैं और मैं आपको यहाँ पर यही बताने आई थी। जाओ, पहले जाकर वो कपड़े धो दो। प्रीति, मुझे पता है भाभी कि मेरा नाम प्रीति है, लेकिन मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती और ना ही कोई करना चाहती हूँ। अब जल्दी उठो और सफाई करो, वरना आपकी वजह से घर में कॉकरोच और कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आने की वजह से हम लोगों को अब गंदगी में रहने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से प्रीति अपनी भाभी को सुनाकर चली जाती है और मीनाक्षी को अब काफी अकेला महसूस होता है, पर वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाती। फिर कई दिनों के बाद मीनाक्षी की तबीयत ठीक हो जाती है और वो अपनी माँ से मिलने चली जाती है। अरे वाह बहन जी, शादी के बाद तो मीनाक्षी के चेहरे पर काफी चमक आ गई है। कितनी सुंदर लग रही है ये। अरे सुंदर क्यों नहीं लगेगी, अपने ससुराल वालों को जूतों की नोक पर जो रखती है ये। अरे इसके ससुराल वाले तो थर थर कांपते हैं मीनाक्षी से, लेकिन शुरू शुरू में तो प्यार से दिल जीतते हैं। तो फिर आप ये क्या कह रही हो? अरे मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर मीनाक्षी ये बोल दे कि ये पत्ता यहाँ से हिलना नहीं चाहिए, तो मजाल है घर में कोई उस पत्ते को हिलने भी दे, ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। मेरी बेटी है इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे तो उसके ससुराल वालों पर बहुत तरस आता है। पता नहीं वो बेचारे इतने दहशत में कैसे जीते हैं। बस कीजिए माँ, बाहर वालों के आगे आप ये क्या बोले जा रही हो? और मैं ऐसा कब करती हूँ भला? अरे मैंने क्या गलत बोला? अपनी सास, ननंद और पति के आगे तो तू ऐसा ही करती है, तो अब तुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है? अरे बहन जी, अगर इसकी जगह पर मेरी बहू होती ना, तो मैं अपने बेटे को तलाक दिलवा देती। बुरा मत मानना, लेकिन तुम किस्मत वाली हो जो इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। सरिता की बातें सुनकर मीनाक्षी को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से जाने लगती है। अरे तू कहाँ जा रही है? अपने ससुराल जा रही हूं मैं। रुक जा, कुछ दिन तो उन बेचारों को चैन से रहने दे। 2 पल की भी खुशी उनसे क्यों छीन रही है तू? अपनी माँ की ये बातें सुनकर मीनाक्षी तुरंत अपने ससुराल आ जाती है। माँ जी, मयंक, प्रीति, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दो। अब ये कौन सा नया नाटक है बहू? हम लोग तो तुझसे बात नहीं कर रहे, तो अब तू ये माफी मांगने का नाटक क्यों कर रही है? अरे तुझे तो पता भी नहीं है कि तूने आज तक क्या क्या गलतियां की है। नहीं माँ जी, मुझे अब अपनी गलती का पता चल गया है और मुझे अपनी गलतियों पर काफी पछतावा भी है। मुझे हमेशा लगता रहा कि मैं ही सही हूँ,
लेकिन खुद को सही दिखाने के लिए मैंने आप लोगों का दिल बहुत बार दुखाया है। देखिए भाभी, ये हमारा घर है, कोई होटल नहीं जहाँ पर हर वक्त सब कुछ टिप टॉप रहे। और हाँ, गंदगी देखकर हर किसी को चिढ़ हो जाती है, लेकिन आप तो आते ही हमें नीचा दिखाने लग गई। और ये सब बस इतनी सी बात नहीं है। कोई घर वाला हो या कोई बाहर वाला हो, तेरी जबान पर लगाम तो लगता ही नहीं है। बड़े छोटे का लिहाज सब भूल जाती है तू। अरे आज तक हमने तेरी कभी बुराई नहीं की, लेकिन तूने हमारे किसी के आगे भी कोई इज्जत नहीं रखी। अरे मुझे तो पता भी नहीं कि तुम्हें मेरी किन किन चीजों से प्रॉब्लम है। मैं घर पर थक कर आता हूँ, वो तो तुम्हें नहीं दिखता, लेकिन मेरे पसीने की बदबू से तुम्हें कितनी चिढ़ मचती है। अरे मुझे उतनी तकलीफ तो तब भी नहीं हुई जब मेरी तबीयत खराब थी, जितनी कि तुम्हारी बातों से मुझे तकलीफ होती है। आप सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। जब आपने भी मेरे साथ वैसा ही बर्ताव किया, तब जाकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। और ये गलती मेरी तीखी जबान की नहीं, बल्कि मेरी ही है। अगर मैं सोच समझकर वक्त माहौल देखकर अपनी बात बोलती, तो ये सब कभी होता भी नहीं और आप लोगों को उतना बुरा भी नहीं लगता। लेकिन मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। हाँ बहू, तूने सच में हमारा दिल बहुत दुखाया है। मैं समझ सकती हूँ माँ जी। पिछले कुछ दिनों में मैंने जो कुछ भी गलतियाँ की है, वो तो मैं अब ठीक नहीं कर सकती, लेकिन आगे से कभी भी मैं आप सबका दिल गलती से भी कभी नहीं दुखाऊंगी। और इस बात का मैं वादा जरूर कर सकती हूँ। मुझे बस एक मौका दीजिए माँ जी, प्लीज माँ जी। मैं अपनी ये गलती सुधारना चाहती हूँ। ठीक है बहू, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और तू ये मौका सच्चे दिल से मांग रही है, तो हम तुझे ये मौका जरूर देंगे। फिर उस दिन के बाद से मीनाक्षी अब सबका दिल जीतने की पूरी कोशिश करती है और साथ ही वो अपने स्वभाव में बदलाव भी लाती है, जिस कारण वो घर में सबके साथ खुशी से रहने लगती है।